नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। क्या कोरोना को कंट्रोल करने में राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है? दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सरकारें यही तो आरोप केंद्र पर लगा रही हैं। खास करके ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आज केंद्र से वैक्सीन के मामले में फैसले लेने का अधिकार राज्यों को देने की मांग तक उठा दी है। केंद्र सरकार इसमें सप्लाई नहीं कर रही। इसके पीछे क्या छुपा है, यह भी वास्तविकता जनता के सामने आना चाहिए, यह मांग हमारी है। अगर महाराष्ट्र पूरे देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 राज्य है तो कैसे बना? केंद्र सरकार से वैक्सीन लिए बिना बना या वैक्सीन जमीन से निकलकर आई? केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी। बेड और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन के लिए मारे मारे फिरते लोग और बयानों के जरिए लड़ती हुई सरकारें। इस संकट से लड़ा जाए। कोरोना संकट के बीच ये सब आपको चौंका सकता है, लेकिन जिन लोगों पर जिम्मेदारी है वो दूसरों के मत्थे मढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से जुड़े लोगों ने तो टीकाकरण को लेकर अपने आरोपों की सारी बंदूकें केंद्र सरकार की तरफ तान दी हैं। केंद्र ने पॉलिसी बना दी कि ये सारी जो भी उत्पादन होगा उसका नियंत्रण केंद्र की सरकार करेगी। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध है, जो हम चाहते हैं कि 3-6 महीने में ये कार्यक्रम पूरा कर लें, तो उपलब्धता वैक्सीन की नहीं है। केंद्र कम से कम राज्यों को इजाज़त दे कि दुनिया में कोई देश में अगर वैक्सीन कोई बनाता है और जल्द से जल्द वो पुरौठा कर सकता है, तो ऐसी वैक्सीन का भी परमिशन केंद्र को देना चाहिए। तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भेदभाव कर रही है? इन आरोपों की सच्चाई परखने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के पास आज तक कोरोना के सिर्फ 23,547 टीके ही उपलब्ध हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के पास 14,25,866, बिहार के पास 8,69,355, हरियाणा के पास 4,90,714 वैक्सीन उपलब्ध हैं। हालांकि महाराष्ट्र के लिए 10,05,000 कोरोना टीके भेजे जाने बाकी हैं, लेकिन स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने भी वैक्सीन की किल्लत का दोष केंद्र सरकार पर ही मढ़ दिया है। केवल राजनीति के लिए महाराष्ट्र को इसका सप्लाई नहीं होता है, तो ये सरासर नाइंसाफी है, महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय है। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे और अगर ये जो वैक्सीन लेकर जो गाड़ियाँ जाती है वो हम रोकेंगे और जब तक महाराष्ट्र को का सप्लाई बढ़ता नहीं है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह का मैंने ट्वीट किया था और आज भी स्थिति वैसी ही है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका असर मुंबई के टीकाकरण केंद्रों पर भी दिखाई दिया है। मुंबई में आज कुल 5 वैक्सीन सेंटर पर कुल 2500 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। हर टीकाकरण सेंटर पर 18 से 44 साल के केवल 500 लोगों को ही वैक्सीन दी गई। वैक्सीन की किल्लत के चलते आज 45 साल से ऊपर के लोगों को मुंबई में वैक्सीन नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी नहीं मानती कि राज्यों से कोई भेदभाव बरता जा रहा है। बीजेपी नेता आशीष शेल्लार का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है। हम भी केंद्र सरकार से बात करेंगे, लेकिन जो वैक्सीन अभी महाराष्ट्र सरकार के पास है उसका वो उपयोग करे, लोगों को दे। और सवाल महाराष्ट्र सरकार से है कि अगर महाराष्ट्र पूरे देश में वैक्सीनेशन में नंबर 1 राज्य है तो कैसे बना? केंद्र सरकार से वैक्सीन लिए बिना बना या वैक्सीन जमीन से निकलकर आई या आसमान से टपक पड़ी? तो अगर महाराष्ट्र नंबर 1 पूरे देश में है तो बिना केंद्र सरकार के मदद से नहीं है, और मदद करना केंद्र सरकार का काम भी है। और इसके लिए झूठ न फैलाए, लोगों से संवेदनशील तरीके से हम सब लोग संपर्क करें और उनकी मदद करें। लेकिन मसला सिर्फ वैक्सीन का ही नहीं है, ऑक्सीजन का भी है।
ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो तनातनी हुई, उसका खामियाजा दिल्ली वालों ने भुगता। नौबत ये आ गई कि अब तो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के काम में सेना को लगाए जाने की औपचारिक मांग कर दी है। इस बारे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भी लिखा है। सेना को ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट का काम सौंपने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। जाहिर है, ऑक्सीजन सप्लाई के काम में सेना को लगाए जाने की दिल्ली सरकार की मांग के पीछे केंद्र सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने जैसा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच ये कोटा 590 मीट्रिक टन किया गया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत की घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी लोगों की जान ले रही है। कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में बेहद दर्दनाक घटना हुई। ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यूपी के बहराइच की ये तस्वीर तो आपको अंदर तक झकझोर देगी। बहराइच में सांस लेने में एक महिला को तकलीफ हुई तो परिवार उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। महिला को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिला। लाचार बेटी अपनी मां की जान बचाने के लिए मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपनी मां की जान नहीं बचा पाई। लखनऊ के सन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत का नोटिस लगा दिया गया है। तीमारदारों से कह दिया गया है कि वो अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं। तो कर्नाटक के चामराजनगर की घटना हो, यूपी के बहराइच की घटना हो या लखनऊ की, ये तस्वीरें आपको विचलित कर रही होंगी। इससे ये भी पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का संकट अखिल भारतीय है। लेकिन केंद्र सरकार ने आज फिर दावा किया है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि कोरोना संक्रमण में कमी आई है। ऑक्सीजन का उत्पादन काफ़ी अधिक बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की जो सेल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, तथा अब ये 7,500 से लेकर 8,000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है और साथ ही भविष्य में कोविड केसेस में अपेक्षानुसार कमी न होने अथवा वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार विदेश से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रही है। अभी तक 81.77% केसेस क्योर होकर घर जा चुके हैं। 17.13% यानी कि करीब 34 लाख केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं और ओवरऑल क्यूमुलेटिव फैटेलिटी अगर देश का देखें तो पाते हैं इट इज़ अराउंड 1.1% और 2 लाख के करीब डेथ देश में रिपोर्ट हुई हैं। इस संबंध में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जो ये क्यूमुलेटिव डेथ रेट अगर देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने को डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। तो सरकारी आंकड़ों में तो मौसम गुलाबी है, लेकिन राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। तो कोरोना को कंट्रोल करने में क्या राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है? ये आरोप राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी राज्य सरकारें आवाज उठा रही हैं और इसी वजह से कुछ राज्य सरकारों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कई जगह 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। राज्य सरकारें कह रही हैं वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, हम कहां से लगवा दें। तो ऐसे में ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर देश में टीके की किल्लत कब तक दूर होगी। लेकिन टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, उनका जो बयान आया है वो तो इस बात का संकेत दे रहा है कि शायद संकट अभी दूर होने वाला नहीं है। तो आखिर क्या कहा ऐसे सीरम कंपनी के प्रमुख आधार पूनावाला ने? रिपोर्ट देखिए।
कोरोना के टीकाकरण के लिए ये लंबा इंतजार कब खत्म होगा, ये कतारें कब खत्म होंगी, मौजूदा हालात में ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी आज साफ कह दिया है कि ये सब इतना आसान नहीं है। पूनावाला ने बाकायदा बयान जारी करके कहा, वैक्सीन का उत्पादन एक विशेषज्ञता वाली प्रक्रिया है। ये संभव नहीं है कि हम रातों रात वैक्सीन का उत्पादन कर दें। हमें ये भी समझना होगा कि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है और सभी वयस्क लोगों के लिए टीका तैयार करना कोई आसान लक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत कम आबादी वाले विकसित देश और कंपनियां भी इससे जूझ रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम के सीईओ के बयान का मतलब ये भी है कि फिलहाल वैक्सीन का संकट बना रह सकता है। अभी भारत में 3 कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस में बनी स्पुतनिक वी। रूस से तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप शनिवार को ही भारत पहुंची। ये वैक्सीन हैदराबाद पहुंचाई गई। इसे कब इस्तेमाल किया जाना है, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इस बीच अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की भी भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार से बात चल रही है। फाइजर के चेयरमैन और सीईओ एल्बर्ट बोर्ला ने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को लिखे मेल में इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारी वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि इस बारे में हमने आवेदन कुछ महीने पहले दे दिया था। हम भारत में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने को लेकर भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। फाइजर ने मौजूदा कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को $7 करोड़ यानी करीब 500 करोड़ की दवाएं दान करने की भी घोषणा की है। इस बीच उन कुछ राज्यों में भी टीकाकरण शुरू हो गया है जहां वैक्सीन की कमी की वजह से 1 मई को शुरू नहीं हो पाया था। दिल्ली में आज 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी 5 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने की घोषणा हो गई है। 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र समेत कई जगह अब भी वैक्सीन का संकट बना हुआ है। मुंबई में तो आज बहुत सीमित संख्या में टीकाकरण हुआ। इसके लिए 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण रोकना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।